हेलो बच्चों, स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अल्ट्रा 10th में, जहां आपको मिलता है बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं हूं आपका हिस्ट्री का टीचर रविंद्र सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बिल्कुल ही मजेदार चैप्टर है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब जरा ध्यान दो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द की जिसे सुनते ही कुछ लोग जोश से भर जाते हैं, राष्ट्रवाद। हाँ, वही जो आजकल न्यूज़ चैनलों पर भी बहुत आता है। असल में राष्ट्रवाद कोई नया फैशन नहीं है, ये तो आधुनिक दुनिया की राजनीतिक नींव है। यानी जब जब दुनिया थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगी, तब तब राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित होने लगा। ये एक ऐसी भावना है जो लोगों के दिलों को जोड़ती है, चाहे वो एक ही इलाके के हों, एक जैसी भाषा बोलते हों या एक जैसे त्योहार मनाते हों। मतलब अगर आप और आपके पड़ोसी दोनों को होली में रंग लगाना पसंद है, तो समझो राष्ट्रवाद की हल्की हल्की झलक वहीं से शुरू हो गई। अब जरा टाइम मशीन में बैठो और चलो 1789 की फ्रांस क्रांति तक। यहीं से राष्ट्रवाद ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए और फिर 19वीं सदी में तो ऐसा बूस्टर लगा कि ये भावना और भी ज्यादा जोर पकड़ गई। इतना कि लोगों ने कहा, भाई अब तो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चलो भाई, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं उस टाइम पर जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पकने लगी थी। इस पूरी पक्काई में फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद आए नेपोलियन भैया का बहुत बड़ा हाथ था। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया। पहले तो राजनीति बस अमीर रईसों की चीज थी, लेकिन क्रांति आई और कहने लगी, अबे ओ, राजनीति पर सबका हक है, गरीब, अमीर, चाय वाला, अखबार वाला, सबका। और फिर सड़कों, अखबारों, चौपालों और लोगों की बातों में राजनीति घुस गई। अब नेपोलियन की बात करें तो भाई साहब सिर्फ जंग जीतने नहीं निकले थे, साथ में नवयुग का संदेश भी ले आए थे। उन्होंने इटली और जर्मनी जैसे राज्यों को सिर्फ नक्शे पर नाम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें एक पहचान, एक राजनीतिक सोच दी। ऐसे ही धीरे धीरे इनके एकीकरण की नींव रखी गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट आता है। जब नेपोलियन थोड़ा ज्यादा ही बॉस बॉस खेलने लगे, तो यूरोप के बाकी देश बोले, अबे ये तो अपने सिर पर चढ़ रहा है। और फिर शुरू हुआ फ्रांसीसी प्रभुता के खिलाफ विरोध, जिसमें लोगों के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार और देशभक्ति की चिंगारी भड़क उठी। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में सारे यूरोपीय विजयी नेता जुटे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। बोले, चलो फिर से सब कुछ पुराने ढर्रे पर ले आते हैं। लेकिन अरे भाई, उन्हें क्या पता था कि अब दुनिया बदल रही थी। अब राष्ट्रवाद और लोकतंत्र नाम के दो नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे और वो आने वाले समय की राजनीति को बदलने वाले थे। तो अब आते हैं 1815 पर। जी हाँ, वही साल जब यूरोप की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। नाम था वियना सम्मेलन और इसकी मेजबानी की ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक साहब, जो इतने पुराने ख्यालों वाले थे कि लगता था इतिहास से सीधा उठकर आए हैं। मेटरनिक बोले, भैया ये जो नेपोलियन सबको जोश दिला गया, क्रांति क्रांति खेल गया, अब ये सब बंद करो, वापस वही पुराना रॉयल सिस्टम लाओ। अब देखो, इस मीटिंग में कौन कौन वीआईपी आए थे। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, सब बड़े देशों के बॉस लोग। इन सब ने मिलकर कहा, चलो शांति संतुलन वापस लाते हैं, जो नेपोलियन की लड़ाइयों ने तहस नहस कर दिया था। पर इनका असली मकसद था गणतंत्र और प्रजातंत्र को दोबारा डिब्बे में बंद करके ताले में डाल देना और पुराने राजा महाराजाओं की फिर से वापसी कराना, यानी जनता की नहीं, दरबार की चलेगी। अब मेटरनिक ने सोचा, चलो इटली को किचन की तरह बांट देते हैं, टमाटर इधर, आलू उधर। सिसिली और नेपल्स दे दिए बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को, रोम और आसपास दे दिए पोप जी को। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में गए। परमा, मोडेना, टस्कनी चले गए हैब्सबर्ग वंश के पास और जेनेवा, सार्डिनिया मिला दिए पीडमाउंट राज्य में। मतलब इटली का ऐसा फ्रूट सालद बना डाला कि खुद इटली वाले भी कंफ्यूज हो गए कि भाई हम हैं कौन। अब बात करें जर्मनी की, तो वहां 39 रियासतों का संघ बना, पर असली कंट्रोल फिर भी ऑस्ट्रिया के ही पास रहा। और मेटरनिक साहब ने पूरी कोशिश की कि कहीं गलती से भी राष्ट्रीयता की हवा किसी गली में न घुस जाए। फ्रांस में भी उन्होंने पुरानी राजशाही वापस लाकर कह दिया, चलो बच्चों, अब क्रांति की क्लास खत्म।
लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो व्यवस्था उन्होंने सेट की वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि राष्ट्रवाद नाम की आग तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने ही लगी थी, और एक बार जो चिंगारी जल जाए उसे कौन रोक पाया है भला। अब थोड़ा नजर घुमाते हैं वापस फ्रांस की ओर, जहां वियना सम्मेलन के बाद एक नया सीजन चालू हुआ, राजा की वापसी फ्रांस एडिशन। तो हुआ यूं कि वियना में बैठे नेताओं ने कहा, चलो चलो फ्रांस में फिर से पुराना राजा बिठाओ, और बूरबों वंश के लुई 18वें को बना दिया गया नया राजा। हाँ जी, वही लुई जिनके भाई लुई 16वें को फ्रांसीसी क्रांति ने गिलोटिन पर भेजा था। अब लुई 18वां थोड़ा समझदार निकला। उसे पता था कि जनता अब वो पुराना वाला सिस्टम नहीं झेलेगी कि राजा बोलते रहें और प्रजा झेलते रहें। तो उसने सोचा, चलो थोड़ा एडजस्ट ही कर लेते हैं। उसने कहा, एक काम करते हैं, हम राजा भी रहेंगे और थोड़ी बहुत आज़ादी जनता को भी देंगे। इसलिए 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिया, मतलब राजा के साथ संविधान भी चलेगा। भाई साहब, ये तो समझौते का मास्टर निकला। अब ये सिस्टम 1848 तक फ्रांस में टिका रहा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया चार्ल्स एक्स के टाइम पर। अब ये चार्ल्स भाई थोड़े एक्स्ट्रा पुरातनपंथी निकले, बोले जनता वंता क्या, फिर से राजा ही राजा रहेगा, और फिर उन्होंने लुई 18 के बनाए सिस्टम में बदलाव करने शुरू कर दिए। पर जनता ने बोला, अब बस बहुत हुआ, और 1830 की क्रांति का विस्फोट हो गया। मतलब जनता ने बता दिया कि अब जमाना राजा की मर्जी से नहीं, जनता की आवाज से चलेगा। अब बात करते हैं जुलाई 1830 की क्रांति की, जो थी फ्रांस की न्यू ट्विस्ट वाली कहानी। तो यहां हमारे पास था राजा चार्ल्स एक्स, जो था बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स का दुश्मन, यानी कि वो जनता की नई आजादी और राष्ट्रीयता की हवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। चार्ल्स ने सोचा, राजा मैं हूं, मेरी मर्जी चलेगी, और उसने अपनी पसंद का एक मंत्री पॉलिनेक को बनाया, जो था पूरा पुराना जमाना वाला और अभिजात वर्ग का कड़ा समर्थक। अब पॉलिनेक ने क्या किया, उसने संविधान को लात मारते हुए पुराने अभिजात वर्ग को फिर से सत्ता में बैठा दिया, मतलब आम जनता की आवाज दबाने का प्लान। इससे उदारवादी और जनता में गुस्सा भड़क गया। तो चार्ल्स ने 25 जुलाई 1830 को 4 ऐसे अध्यादेश, जिन्हें आप क्रांति के खिलाफ 4 तीर भी कह सकते हैं, जारी किए, जो बेसिकली कहते थे, तुम सब चुप रहो, राजा की बात मानी जाओ। लेकिन जनता तो थी ताबड़तोड़। पेरिस में क्रांति की आग लग गई और 28 जुलाई से शुरू हुआ गृह युद्ध, जिसे कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। फिर क्या था, चार्ल्स एक्स को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और इंग्लैंड भागना पड़ा, मतलब बूरबो वंश का फ्रांस में राज खत्म। अब फ्रांस की बागडोर सौंप दी गई ऑरेंज हाउस यानी आलेनवेंस वंश को, और नया राजा बना लुई फिलिप, जो था उदारवादी, पत्रकारों और जनता का पसंदीदा, मतलब वो था संवैधानिक राजा, जो जनता की सुनता था और गणराज्य की तरफ झुकाव रखता था। अब बात करते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के फ्लैशबैक या कहो असर की। तो समझो ये क्रांति थी जैसे कोई जोरदार अलार्म बजा देने वाला इशारा कि अब कट्टर तानाशाहों का जमाना खत्म होने वाला है। असल में ये क्रांति थी मध्यम वर्ग, यानी वो लोग जो ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, बस बीच के खिलाड़ी थे, और साथ ही साथ जनता की लोकसत्ता यानी जनता की हुकूमत की आवाज। जुलाई 1830 ने फिर से फ्रांसीसी क्रांति के पुराने अच्छे सिद्धांतों को जिंदगी दी और कहा, वियना कांग्रेस, तुम अपनी पुरानी व्यवस्था भूल जाओ। इसका असर सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, पूरा यूरोप हिल गया। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की जो आग लगी, उसने इटली और जर्मनी जैसे देशों को जोड़ा, और यूनान, पोलैंड और हंगरी में भी लोग अपने अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाने लगे। फ्रांस में भी नए राजा लुई फिलिप के खिलाफ बगावत की फुहारें आने लगीं, यानी समझो फ्रांस का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ और एक नई क्रांति की तैयारी हो रही थी। सन 1848 की क्रांति। फ्रांस में जुलाई क्रांति के बाद लुई फिलिप को जनता का राजा कहा गया था, लेकिन वह केवल नाम का उदारवादी निकला। उसने सत्ता की चाबी पूंजीपतियों के हाथ में थमा दी और आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 1840 में उसने गीजो जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बना डाला, जो हर तरह के सुधार का विरोधी था। देश में बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी फैलने लगी, लेकिन सरकार चुप रही।
धीरे धीरे जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। 22 फरवरी 1848 को पेरिस की गलियों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोटी चाहिए, काम चाहिए और हमें मताधिकार दो जैसे नारों से राजधानी गूंज उठी। लुई फिलिप विरोध के इस तूफान को रोक नहीं सका और 24 फरवरी को गद्दी छोड़ इंग्लैंड भाग गया। अब सत्ता जनता के हाथ में आई। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। 21 वर्ष से ऊपर हर पुरुष को मताधिकार मिला और काम करने का अधिकार कानूनी बना। क्रांति के दो मुख्य चेहरे बने, लामार्टिन राजनीतिक गणतंत्र के समर्थक और लुई ब्लॉ सामाजिक गणतंत्र के प्रवक्ता। लेकिन इन दोनों के बीच वैचारिक टकराव ने स्थिति को अस्थिर कर दिया। इसी भ्रम और असंतोष के बीच लुई नेपोलियन बोनापार्ट ने उभरते हुए फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1848 की क्रांति सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप में बिजली बनकर गिरी। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस तूफान की लहरों पर सवार होकर राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक अधिकारों की मांग बुलंद की। ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड जैसे देशों में भी सत्ता के विरुद्ध आवाजें उठीं। यह क्रांति साबित करती है कि जब जनता जागती है तो तख्त और ताज हिल जाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। सोचो, आज जो इटली एक पूरा मजबूत देश है, क्या तुम मानोगे कि 19वीं सदी की शुरुआत में वो सिर्फ एक नक्शे पर बना नाम था? हाँ, सही सुना तुमने। उस समय इटली एकजुट देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा का अलग राजा, अलग सेना, अलग प्रशासन, कोई एकता नहीं। अब ध्यान दो, इटली को एक राष्ट्र बनाने में क्या क्या दिक्कतें थीं। पहला, विदेशी हस्तक्षेप। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और दूसरी ओर फ्रांस भी दखल दे रहा था। जब बाहर वाले देश हस्तक्षेप करें तो एकीकरण करना और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा है पोप का विरोध। राजधानी रोम उस समय पोप के प्रभाव में थी। पोप एक धार्मिक नेता था और वो चाहता था कि अगर इटली का एकीकरण हो भी तो उसके धार्मिक नेतृत्व में हो, ना कि राजनैतिक शासकों के नेतृत्व में। और तीसरा, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं। इटली के राज्यों में विकास असमान था। कुछ राज्य अमीर थे, कुछ गरीब। कानून, मुद्रा, कर प्रणाली सब अलग अलग थे। यानी बच्चों, इटली के एकीकरण में राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और विदेशी सभी तरह की बाधाएं थीं। लेकिन फिर भी कुछ महान नेताओं के प्रयासों से ये सपना साकार हुआ। बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इटली कई टुकड़ों में बटा था और एकीकरण की राह में बहुत सी अड़चनें थीं। लेकिन अब जरा सोचो, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इटली में राष्ट्र की भावना यानी राष्ट्रीयता का बीज कैसे और कब बोया गया? तो ध्यान से सुनो, 19वीं सदी की शुरुआत से ही इटली के लोगों के मन में एकता की भावना जागने लगी थी और इसमें एक बड़ा हाथ था फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का। अब सवाल उठता है, नेपोलियन तो फ्रांस का था, उसने इटली को कैसे प्रभावित किया? तो बच्चों, बात यह है कि नेपोलियन ने जब इटली पर विजय प्राप्त की तो उसने वहां 3 गणराज्य बना दिए, सिस्पाइन गणराज्य, लुगुरियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य। इन राज्यों में नेपोलियन ने सुधार लागू किए, सड़कें बनवाईं, प्रशासनिक व्यवस्था सुधार दी और सबसे अहम, पूरे इटली को एक शासन के अधीन लाया। इससे वहां के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि वे एक संगठित राष्ट्र के तहत रह सकते हैं। यही थी राष्ट्रीयता की शुरुआत। लेकिन जब नेपोलियन हार गया 1814, तो वियना कांग्रेस 1815 बैठी और उसने सब कुछ फिर से पुराने ढंग से बांट दिया। हालांकि इस बार लोगों में जागरूकता आ चुकी थी। वियना कांग्रेस ने भले ही इटली को फिर से टुकड़ों में बांट दिया हो, लेकिन उसने पिडमोंट और सार्डिनिया को मिलाकर एक मजबूत राज्य बना दिया और यहीं से इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई। बच्चों, अब हम बात करेंगे उस समय की जब इटली के लोग पहली बार आज़ादी और संविधान की मांग करने लगे थे। ये दौर था 1820 के आसपास का। कई राज्यों में नागरिक अब राजाओं की मनमानी से परेशान हो चुके थे और वे अब चाहते थे संवैधानिक सुधार, यानी एक ऐसा शासन जहां जनता की भी चले। अब यहां पर आता है एक महत्वपूर्ण नाम, कार्बोनारी। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसे देशभक्त युवाओं और राष्ट्रवादियों ने मिलकर बनाया था। कार्बोनारी का सपना था राजतंत्र को खत्म करके एक गणराज्य की स्थापना करना, और वो भी छापामार युद्ध के जरिए। इस संगठन से जुड़ा था एक महान राष्ट्रवादी नेता, जोसेफ मैज़ीनी। मैज़ीनी ने युवाओं को प्रेरित किया कि हम सब मिलकर इटली को एक एकीकृत गणराज्य बना सकते हैं।
अब ध्यान दो, 1830 में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई और उसका असर इटली तक भी पहुंचा। कई राज्यों में नागरिक आंदोलनों की लहर उठी। मैज़ीनी ने इस मौके का भरपूर उपयोग किया और उत्तरी और मध्य इटली को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। लेकिन बच्चों, ये राह इतनी आसान नहीं थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो कि पुरानी राजशाही को बनाए रखना चाहता था, उसने इन सभी आंदोलनों को कुचल दिया। नतीजा, मैज़ीनी को इटली छोड़कर भागना पड़ा। बच्चों, अब हम जानेंगे मैज़ीनी के बारे में, जिसे इटली की राष्ट्रीयता की आत्मा कहा जाता है। मैज़ीनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक साहित्यकार, गणतंत्र का समर्थक और एक बुद्धिमान क्रांतिकारी था। उसका सपना था एक ऐसा इटली जो एकजुट, स्वतंत्र और गणराज्य हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैज़ीनी में आदर्शवाद बहुत था, पर वह राजनैतिक व्यावहारिकता को ठीक से नहीं समझता था। इसी वजह से उसके कई प्रयास असफल हो गए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सन 1831 में मैज़ीनी ने एक नई संस्था बनाई, यंग इटली। इसका उद्देश्य था इटली से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और एक संयुक्त गणराज्य बनाना। फिर 1834 में उसने यंग यूरोप नाम से एक और संस्था बनाई, जिससे पूरे यूरोप में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन मिल सके। जब 1848 में पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ी, तो ऑस्ट्रिया का कद्दावर नेता मेटरनिक भी हट गया। अब एक बार फिर इटली की राजनीति में मैज़ीनी की वापसी हुई। पर यहाँ विचारों की तीन दिशाएं बन गईं। पहला, मैज़ीनी चाहता था कि पूरा इटली एक गणराज्य बने। दूसरा, चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया का राजा, चाहता था कि इटली राजशाही के अधीन एकजुट हो और वह खुद उसका नेता बने। और तीसरा, पोप चाहता था कि इटली धर्म राज्य बने, यानी चर्च का शासन हो। इन टकराते विचारों ने एकता की राह को मुश्किल बना दिया। इस राजनीतिक उलझन के बीच ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया। चार्ल्स एल्बर्ट को हार का सामना करना पड़ा। जनता में फैले आंदोलन को दबा दिया गया और इस तरह मैज़ीनी को फिर से भागना पड़ा। निष्कर्ष, मैज़ीनी भले ही सफल ना हो सका, लेकिन उसने इटली में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। उसका योगदान आग की उस चिंगारी की तरह था, जिसने आगे चलकर इटली के एकीकरण की मशाल जलाए रखी। बच्चों, 1848 तक इटली के एकीकरण के जो प्रयास हुए थे, वो ज्यादा आदर्शवादी और जन आंदोलनों पर आधारित थे, लेकिन इनमें राजनैतिक चतुराई की कमी थी। इसलिए ये प्रयास असफल हो गए। लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ। लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जाग गई। अब वे समझ चुके थे कि विदेशी हस्तक्षेप और आपसी बंटवारा इटली की उन्नति में बाधा हैं। अब आया नेतृत्व, समझदारी और रणनीति के साथ। अब इटली में एक नया नेतृत्व सामने आया। सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य के नए राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने अब कमान संभाली। वो एक राष्ट्रवादी राजा था और उसने तय कर लिया था कि इटली को एक किया ही जाएगा। लेकिन ध्यान देना बच्चों, विक्टर ने ये काम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि राजनीति और समझदारी से करना चाहा। विक्टर इमैनुएल ने एक बहुत ही बुद्धिमान प्रधानमंत्री को चुना। उसका नाम था काउंट कावूर। कावूर कूटनीति में माहिर, आधुनिक सोच वाला और राजनैतिक चालों का उस्ताद था। उसने कहा, अगर हमें इटली को एक करना है तो हमें मजबूत विदेशी सहयोग, आंतरिक विकास और सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। तो बच्चों, ये द्वितीय चरण वो समय था जब इटली का एकीकरण भावना और जोश से हटकर दिमाग और योजना की ओर बढ़ा। बच्चों, अब हम जानेंगे उस इंसान के बारे में जो इटली के एकीकरण की बुनियाद रखता है दिमाग और चालाकी से, और उसका नाम है काउंट कावूर। कावूर कोई सैनिक नहीं था, वो तलवार नहीं चलाता था। वो था एक कूटनीतिज्ञ, मतलब जो बातों, समझदारी और राजनीति से अपने काम निकालता है। उसका सपना था इटली को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हटाना, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली के राज्यों में दखल देता था।
अब सुनो इनकी एक मजेदार चालाकी की कहानी। 1853-54 में जब क्रीमिया युद्ध हुआ फ्रांस और रूस के बीच, तो कावूर ने अचानक घोषणा कर दी कि हम यानी पिडमॉन्ट भी फ्रांस के साथ युद्ध में लड़ेंगे। यहाँ सवाल उठता है, अरे जब फ्रांस ने बुलाया ही नहीं था तो कावूर कूद क्यों पड़ा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, कावूर जानता था कि फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराना आसान होगा। इससे फायदा ये हुआ कि जब युद्ध खत्म हुआ तो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। वहां केवल फ्रांस और ऑस्ट्रिया ही नहीं, पिडमॉन्ट यानी इटली का हिस्सा भी बुलाया गया। अब सोचो बच्चों, एक छोटा सा राज्य पिडमॉन्ट अब बड़ी बड़ी ताकतों के बीच बैठा है। और यहीं पर कावूर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, ऑस्ट्रिया का इटली में हस्तक्षेप गलत है और अब इसे बंद करना चाहिए। इसका असर ये हुआ कि यूरोप के सभी देशों का ध्यान अब इटली की समस्या की ओर गया। कावूर ने इटली की परेशानी को अपनी नहीं, यूरोप की परेशानी बना दिया। बच्चों, इससे हमें सीखना चाहिए कि केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और रणनीति से भी देश चलते हैं, और कावूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों, अब कहानी में आता है एक और बड़ा नाम, फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय। और यहाँ पर कावूर ने एक बहुत ही चालाक लेकिन थोड़ा विवादास्पद कदम उठाया। कावूर ने नेपोलियन तृतीय से एक गुप्त समझौता किया कि अगर ऑस्ट्रिया ने हमला किया तो फ्रांस पिडमॉन्ट यानी इटली की मदद करेगा। इसके बदले नीस और सेवाय, ये दो राज्य कावूर ने फ्रांस को देने का वादा किया। सोचो बच्चों, ये तो ऐसे हुआ जैसे अपने एक हिस्से को काटकर किसी और को दे देना। बहुत बड़ा फैसला। जनता ने इसका आलोचना किया। लोगों ने कहा, कावूर ने इटली की जमीन बेच दी, ये तो राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान है। लेकिन रुकिए, पहले ये जानिए कि कावूर ने ऐसा किया ही क्यों? कावूर की सोच क्या थी? तो उसके अनुसार, अगर मैं दो छोटे राज्य देकर पूरे उत्तर और मध्य इटली को एक कर लूं, तो ये सौदा घाटे का नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि उस समय पहला तो इटली अभी एक देश बना ही नहीं था, और दूसरा हर राज्य अपनी मर्जी से चल रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण कारण, फ्रांस की मदद के बिना ऑस्ट्रिया को हराना नामुमकिन था। इसके अलावा इस संधि में और भी शर्तें रखी थीं। नेपोलियन तृतीय ने वादा किया, अगर उत्तर और मध्य इटली की जनता जनमत संग्रह यानी वोटिंग से पिडमॉन्ट के साथ जुड़ना चाहे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। इसका नतीजा ये निकला कि नीस और सेवाय तो गए, पर कावूर ने एक बड़ी चाल खेल दी। उसकी रणनीति से जनमत संग्रह हुआ और उत्तर तथा मध्य इटली के राज्य पिडमॉन्ट में मिल गए। बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बड़ी जीत पाने के लिए थोड़ा नुकसान भी मंजूर करना पड़ता है, लेकिन ये तभी ठीक है जब लक्ष्य राष्ट्रीय एकता और भविष्य हो। बच्चों, अब कहानी में असली एक्शन शुरू होता है। पिडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ गया और इसमें फ्रांस भी कूद पड़ा। युद्ध होने का कारण था सोमा नामक इलाके को लेकर दोनों में हुआ विवाद। और फिर क्या था? बोल पड़ा तोपों और बंदूकों का मुंह। चूंकि फ्रांस ने पिडमॉन्ट के साथ संधि की थी, इसलिए पिडमॉन्ट के साथ फ्रांस भी युद्ध में कूद गया। अब ऑस्ट्रिया के लिए मुश्किलें शुरू हो गईं। अंततः ऑस्ट्रियाई सेना हारने लगी। इसके बाद लोम्बार्डी नामक बड़ा राज्य अब पिडमॉन्ट के कब्जे में आ गया। जब फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने देखा कि उत्तर और मध्य इटली की जनता कावूर के समर्थन में खड़ी हो रही है, तो वो डर गया। उसे लगा, अगर ये लोग इकट्ठा होकर पूरी इटली एक कर दें तो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने अपनी सेना वापस बुला ली। अब इस बड़ी संकट के बीच फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने बीच बचाव यानी मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। इसमें प्रस्ताव में उसने एक संधि की जिसमें लोम्बार्डी पिडमॉन्ट को मिला और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास रहा। कावूर ने देखा कि फ्रांस थोड़ा डर रहा है, तो उसने फिर से राजनीति की चाल चली। उसने कहा, सेवाय प्रदेश तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में पिडमॉन्ट के साथ अन्य राज्यों का विलय तुम रोकना मत। फिर नेपोलियन ने शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन उन राज्यों में जनमत संग्रह करवाना पड़ेगा। इस पर कावूर बोला, बिल्कुल, मुझे जनता पर भरोसा है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या जनता ने कावूर का साथ दिया? हाँ, परमा, मोडेना, टस्कनी जैसे राज्यों में जनता ने पिडमॉन्ट के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट किया और इस तरह उत्तर और मध्य इटली एक हो गए।
अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इसमें ऑस्ट्रिया चुप क्यों रहा, क्योंकि अब फ्रांस और इंग्लैंड भी पिडमाउंट के साथ खड़े थे। साथ ही ऑस्ट्रिया खुद जर्मनी के एकीकरण की समस्या में उलझा हुआ था। अब ये जानते हैं कि 1862 तक की इनकी स्थिति क्या थी। तो सुनो, रोम और वेनेशिया छोड़कर पूरी इटली एक हो गई थी। सभी राज्यों ने विक्टर इमैनुएल, जो पिडमाउंट का राजा था, उसे अपना राजा मान लिया। बच्चों, इससे हमने ये सीखा कि एकीकरण सिर्फ लड़ाई से नहीं होता, उसमें समझदारी, जनसमर्थन और कूटनीति तीनों की जरूरत होती है। बच्चों, अब कहानी आती है उस वीर पुरुष की जिसने दक्षिण इटली को आज़ाद करवाया और उसे एकीकृत राष्ट्र की ओर बढ़ाया। उसका नाम था गैरिबाल्डी। वो पेशे से नाविक था। शुरुआत में मज़ीनी के विचारों का समर्थक, यानी वो गणतंत्र चाहता था। बाद में कावूर के संपर्क में आया और समझा कि अभी संवैधानिक राजतंत्र ही इटली के लिए सही रास्ता है। उसका सपना था इटली को एक बनाना, लेकिन तलवार के दम पर, सशस्त्र क्रांति से। उसने अपने अनुयायियों और स्वयंसेवकों को मिलाकर एक सेना बनाई। दक्षिणी इटली के राज्य सिसिली और नेपल्स पर हमला बोला। वहां की जनता पहले से राजवंश की तानाशाही से परेशान थी, इसलिए वो गैरिबाल्डी के साथ हो गई। गैरिबाल्डी ने वहां गणतंत्र की घोषणा की, लेकिन उसने सत्ता अपने पास नहीं रखी। विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में उसने शासन संभाला। अब सवाल उठता है कि क्या कावूर और गैरिबाल्डी के विचार एक जैसे थे? नहीं, कावूर शांतिपूर्ण कूटनीति में विश्वास करता था, गैरिबाल्डी क्रांति और तलवार में। लेकिन फिर भी कावूर ने गैरिबाल्डी के अभियानों का समर्थन किया, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था, इटली का एकीकरण। अब वापस आते हैं हम गैरिबाल्डी की कहानी पर। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर चढ़ाई की योजना बनाई, लेकिन कावूर को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि रोम में पोप का शासन था और वहां पर फ्रांसीसी सेना तैनात थी। अगर रोम पर हमला होता तो फ्रांस नाराज हो जाता। इसलिए कावूर ने गैरिबाल्डी को रोकने के लिए सेना भेज दी। दोनों की मुलाकात हुई और कावूर ने गैरिबाल्डी को समझाया। गैरिबाल्डी ने योजना त्याग दी। अब बात करें इनकी त्याग और समर्पण की, तो गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली की जीती हुई जमीन बिना शर्त विक्टर इमैनुएल को सौंप दी। विक्टर इमैनुएल ने उसे दक्षिण का राजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गैरिबाल्डी ने मना कर दिया। वो एक साधारण किसान की तरह जीवन जीने चला गया और अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी। शायद अभी तक आपने सोचा है या नहीं कि भारत में गैरिबाल्डी की चर्चा क्यों हुई? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसका त्याग और बलिदान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रेरित करता था। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी। बच्चों, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि सच्चा देशभक्त सत्ता नहीं, देश की एकता चाहता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दुर्भाग्य से 1862 में कावूर की मृत्यु हो गई और वो पूरे इटली का एकीकरण होते हुए नहीं देख सका। अब बारी थी विक्टर इमैनुएल की। अब विक्टर इमैनुएल खुद नेतृत्व में आ गया। दो इलाके अभी भी बचे थे। पहला रोम, जहां पोप का शासन था और फ्रांसीसी सेना उसे सुरक्षा दे रही थी, और दूसरा वेनेशिया, जो अब भी ऑस्ट्रिया के पास था। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा में सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रशा से पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद वेनेशिया इटली को मिल गया। अब इसके लिए मौका मिला 1870-71 में। फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस अपनी सेना रोम से हटा लेता है। पोप अकेले रह जाते हैं। इसी बीच विक्टर इमैनुएल ने झट से रोम पर अधिकार कर लिया। पोप को वेटिकन सिटी में सीमित कर दिया। बाकी पूरा रोम अब इटली का हिस्सा बन गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, पोप इसे स्वीकार नहीं किया। पोप ने विरोध किया और वेटिकन में खुद को बंद कर लिया। यह विवाद लंबे समय तक चलता रहा। इस समस्या का हल तब हुआ जब मुसोलिनी सत्ता में आया। उसने पोप के साथ समझौता किया और 1929 में वेटिकन को एक स्वतंत्र राज्य वेटिकन सिटी के रूप में मान्यता दी गई। 1871 में इटली का सपना पूरा हुआ। अब इटली पूरी तरह एक राष्ट्र बन चुका था। इसका एक छोटा सा सारांश है। जिसने सपना देखा वो मेजिनी, जिसने योजना बनाई वो कावूर, जिसने तलवार चलाई वो गैरिबाल्डी, तथा जिसने राजसी नेतृत्व दिया वो विक्टर इमैनुएल।
इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति थी राष्ट्रवाद की भावना, यानी हम सब इटलीवासी हैं, हम एक हैं। संक्षेप में 1871 तक इटली एक हो गया, विचार से, युद्ध से और नेतृत्व से। अब यहीं पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अंत में जाने से पहले आप लोग से विनती है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक अब हमारे वेबसाइट में जाकर के टेस्ट देकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।